Lines process we cannot separate the lines. अच्छा, ये तो पैरेलल लाइंस जिनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होगी और सिमिलर डायरेक्शन में होगी और इनके दरमियान जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये जो आपको पैरेलल लाइंस नजर आ रही है इनकी स्लोप क्या रहेगी, पॉजिटिव स्लोप होगी। अगर मैं एक बॉल अगर मैं एक बॉल यहां से यहां थ्रो करता हूं, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप क्या होगी, सेम या डिफरेंट? इन दोनों बॉल में से कौन सी बॉल नीचे पहले पहुंचेगी? दोनों एक ही टाइम में, सेम टाइम में ये नीचे पहुंचेंगी। तो जो स्लोप इस M1 की होगी, ये M1, इसकी स्लोप को M2 कहेंगे और इन दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि पैरेलल के केस में स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन 2। मतलब लाइन 1 की स्लोप लाइन 2 के बराबर कब होगी, जब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगे। और पॉजिटिव कब होंगी दोनों की स्लोप, जब इनके डायरेक्शन अपवर्ड होगी। और नेगेटिव कब होगी, जब इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। क्या इनके इंटरसेप्ट इक्वल हो सकते हैं? क्या दोनों लाइंस के, नहीं कोई इंटरसेप्ट यहां पर आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन इनके इंटरसेप्ट हो भी तो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। कैसे? अगर मैं ये रखूं, ये लाइन, एक लाइन ये है, तो इसका इंटरसेप्ट आया या नहीं आया? आया। जहां पर ये एक्स एक्सिस पे कट कर रही है तो भाई कोई इंटरसेप्ट होगा। क्या ये एक लाइन और बनाई, क्या दोनों के इंटरसेप्ट इक्वल है? नहीं भाई, यहां पर हो सकता है फिगर 5 हो, वैल्यू 5 हो, और यहां पर हो सकता है कि वो 10 होती। तो मतलब कि इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 1 इज नॉट इक्वल टू द इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 2। तो मतलब आपके पास जो B1 होगा नॉट इक्वल टू B2 और C1 नॉट इक्वल टू C2। ये B और C आपने अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं इंटरसेप्ट को। इसमें यह है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो जो वैल्यू उस वक्त y की होगी वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा, और जब y की वैल्यू 0 होगी उस वक्त x की जो भी वैल्यू होगी वो x इंटरसेप्ट कहला रहा होगा। तो यहां पर आपके इंटरसेप्ट की कोई भी वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं होगी, बट स्लोप दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन किस केस में? पैरेलल के केस में। तो नीचे ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि भाई M1 इज इक्वल टू M2 किस केस में होगा, पैरेलल के केस में या परपेंडिकुलर के केस में? आप कहेंगे जी पैरेलल के केस में। या ये भी पूछा जा सकता है कि सिलेक्ट एनी वन suitable ऑप्शन विच रिगार्डिंग टू या विच रिलेट टू पैरेलल लाइंस। उसमें ये भी हो सकता है कि M1 इज इक्वल टू M2, स्लोप ऑफ M1 इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ M2। तो भाई ये दोनों ही ठीक है, क्योंकि M1 और स्लोप बेसिकली M रिप्रेजेंट स्लोप को ही करता है। अगर इंटरसेप्ट की बात कर दे तो भाई इंटरसेप्ट पैरेलल या परपेंडिकुलर दोनों के केस में इक्वल नहीं होते। इसका क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन कहते हैं जी व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप क्या होगी एक लाइन की जबकि वो पैरेलल होगी किसके, एक इक्वेशन के पैरेलल टू। हो सकता है ये इक्वेशन किसी दूसरी लाइन की हो और उसके पैरेलल जो दूसरी पहली लाइन है उसकी स्लोप हमसे मांग रहा हो। तो भाई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए आप इसे क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन में इसे कन्वर्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने इसे सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यूज देखूं तो यहां पर ये जो m है ये किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है, स्लोप को। x किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है, वेरिएबल को तो करवा रहे हैं, लेकिन वेरिएबल कौन सा होगा, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? सर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और ये वेरिएबल तो है लेकिन कौन सा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसके बाद सी आपके पास क्या कहला रहा है, कांस्टेंट कहलाएगा। सी की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी। एक मिनट जी, राइटिंग।
तो यहाँ पर जो सी होगा, फिर वो खत्म हो गया था, सी यहाँ पर कांस्टेंट होगा। अब यहां पर अगर हम इसे कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर जो एम होगा वो हमारे पास कौन सी कॉस्ट कहला रहा होगा, एम। कोई कॉस्ट कॉस्ट कहलाएगा एम हमारे पास, वेरिएबल या फिक्स में से कोई, वेरिएबल या फिक्स में से कोई। भाई एक्स जिसके साथ होता है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई एक्स, एक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स, जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो तब टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनेगी। तो एम यहां पर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, और एक्स यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट, मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट के साथ, कॉस्ट के साथ, तो क्या बन जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। और जो सी है वो आपके पास होगी फिक्स कॉस्ट, और y इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ये इक्वेशन इंशाल्लाह इसी लेक्चर में आज में जब हम कॉस्ट पढ़ेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ेंगे, तो वहां पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग जी सर, चैप्टर 4 में भी है, चैप्टर 1 में भी है। अब यहां पर क्या करेंगे जी, अब इसके अकॉर्डिंग ये हमारा 2 स्लोप होगा या नहीं होगा, होगा। जब ये स्लोप है तो मैं इसे m को ये लिख सकता हूं कि m इज इक्वल टू 2। तो जब उसे किसी पैरेलल की स्लोप चाहिए तो भाई जो भी दूसरी लाइन पैरेलल होगी उसकी स्लोप इसकी स्लोप के बराबर होगी। तो जो m2 इसका आंसर निकला है। अब देखें क्वेश्चन में मांगा क्या, पैरेलल, तो भाई पैरेलल दोनों स्लोप आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो जो दूसरी पैरेलल लाइन होगी उसकी स्लोप स्लोप भी क्या निकलेगी, 2 ही निकलेगी, उसकी स्लोप भी 2 ही निकलेगी। तो इसका आंसर है जी 2। अगर परपेंडिकुलर होता तो अभी पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वाई इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 के अकॉर्डिंग जब आप रिग्रेशन को रिलेशन पढ़ेंगे तो तब आप इसे वाई इंटरसेप्ट के साथ ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अच्छा जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू। एक लाइन पास कर रही है एक पॉइंट से, और वो पॉइंट है -1 और 2 का। यहां पर -1 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स को, और y किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 को। तो यहां पर आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में पॉइंट फॉल करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट फॉल कर रहा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर इसका पॉइंट ड्रा करेंगे तो ये फॉल करेगा। एंड द स्लोप ऑफ ए पैरेलल लाइन इज, और स्लोप है इसकी पैरेलल लाइन की वो है जी 2/3। तो अगर पैरेलल लाइन की स्लोप 2/3 है तो भाई जिसका ये पॉइंट दिया है उस लाइन की स्लोप भी 2/3 ही होगी। तो मतलब एक पॉइंट -1 2 और स्लोप दी हुई है उसने किसी एक इक्वेशन की जो कि 2/3 है। जबकि साथ ये वर्ड मेंशन किया है कि ये पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब है कि इसकी स्लोप भी 2/3 ही होगी। जब इसकी स्लोप 2/3 होगी तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक पॉइंट और एक क्या आ गई, स्लोप। तो तब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगाएंगे, और वो फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अब यहां पर आपके पास y1 की वैल्यू ये है, x1 की वैल्यू यहां पर गिवन है, और स्लोप आपको ऑलरेडी दी हुई है। अब आप इनमें उनकी वैल्यूज को पुट करके क्या निकाल लेंगे जी, इक्वेशन निकाल लेंगे। तो उसने मांगा क्या है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आपने इक्वेशन ही तो उसे बताना है, तो आपके पास इक्वेशन निकलेगी। इसे सॉल्व कर लेते हैं जी। y माइनस 2 इज इक्वल टू 2/3 x माइनस -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो हम यहां पर +1 लिख सकते हैं, किसी को इतराज नहीं। अब ये 3 इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो इज इक्वल की दूसरी तरफ अगर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सर यहां पर 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x + 1 हो जाएगा।
मजीद सॉल्व करेंगे तो 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसे मजीद सॉल्व करते हैं, माजरत हुई, 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। इसको अरेंज कर सकते हैं कि माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई, यानी कि जो उसने आपको क्वेश्चन में रिक्वायर किया था कि मुझे एक इक्वेशन निकाल के दे, जबकि मैंने आप लोगों को एक पॉइंट दिया है और एक स्लोप दी है, और जो वो स्लोप गिवन की है वो किसी दूसरी लाइन की है, और वो लाइन इसके पैरेलल है। जैसे ही हमने भाई पैरेलल सुना तो हमारे माइंड में फौरन आया कि पैरेलल लाइंस में दोनों की स्लोप आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो भाई ये इसकी भी स्लोप फिर क्या होगी, 2/3 होगी। यहां तक इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई मसला हो? बेटा जी मैंने किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ग्रुप में वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद ज्वाइन कर लेंगे क्लास को। सर मैं छोड़ दूं फिर? नहीं सर, सॉरी। ऑनलाइन बच्चों से भी ड्रेस मांगे, उनकी भी बना। अच्छा जी, अब क्या जी, अब परपेंडिकुलर का केस आ गया। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब जिनकी डायरेक्शन सेम ना हो और वो आपस में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कट कर रही होंगी, तो वो लाइन आपके पास कौन सी कहलाएगी, परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। अब परपेंडिकुलर लाइन में वो ये कहते हैं कि इनकी स्लोप इक्वल नहीं होती। जो स्लोप किसी एक लाइन की निकलेगी, दूसरी स्लोप उस लाइन के क्या होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। पहली स्लोप का जो स्लोप निकली, दूसरे की स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं तो लाइन 1 मेरे पास है, ये लाइन 1 है, इसकी स्लोप निकली है 3। तो लाइन 2 जो कि इसकी परपेंडिकुलर है, तो उसकी स्लोप फिर क्या होगी? आप कहेंगे जी अगर तो परपेंडिकुलर है तो सबसे पहले हम लेते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ले लिया, फिर देखेंगे कि वो लेना नेगेटिव में है। अब यहां अगर पॉजिटिव है तो इस तरफ क्या होगा, साइन नेगेटिव का। अगर यहां पर आपके पास स्लोप आ जाए m1 इज इक्वल टू -7, तो फिर जो कि इसकी दूसरी, अगर तो लाइन पैरेलल है तो भाई m2 भी -7 ही होगी, और अगर परपेंडिकुलर है तो फिर आप लिखेंगे m2 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ लाइन 1 या रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप 1। और नेगेटिव लेना यानी कि उसका इनवर्स लेना है, तो यहां नेगेटिव में तो यहां क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब यहां पर अगर इनका रिलेशन देखें हम, तो अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, जैसे आईकेम में एमसीक्यूज आता है, और वो ये होगा कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1। ये किसका होगा, परपेंडिकुलर का बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आएगा। तो फिर कैसे, जब आप ये 7 से कैंसिल कर देंगे तो आपके पास ओवरऑल आंसर क्या निकलेगा, -1 निकलेगा। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो भाई 7 से कैंसिल होगा, तो आपके पास -1 आंसर आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 इन द केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन के केस में जो m1 होगा और m2 होगा, अगर हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो इनका आंसर हमेशा -1 ही निकलेगा। क्लियर है? इसका क्वेश्चन देखते हैं जी। वो कहते हैं व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर। स्लोप क्या होगी एक परपेंडिकुलर लाइन की, जबकि उसने एक इक्वेशन दी है। जब उसने एक इक्वेशन दे दी है तो हमने इस इक्वेशन से एक स्लोप निकालनी है, और वो स्लोप को हमने शो करवाना है कि इसकी परपेंडिकुलर स्लोप क्या होगी। तो सबसे पहले इसे हम किसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है जी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस फॉर्म में हम इसे पहले लेके आएंगे,
तो भाई ये जो हमारे पास है 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं कि 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 3y। अब ये जो 3 है, क्या इस इक्वेशन में कहीं साथ में हमें कोई वैल्यू और चाहिए? नहीं, तो हम ये इस तरफ क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y इज इक्वल टू 4/3x प्लस 7/3। अब ये आपके पास y इंटरसेप्ट है, ये आपके पास y इंटरसेप्ट है, और ये आपके पास क्या है जी, स्लोप है। ये तो स्लोप उस लाइन की निकली जिसकी इक्वेशन दी हुई है, लेकिन उसको तो इसका परपेंडिकुलर स्लोप चाहिए, तो वो क्या बनेगा जी, 3/4 माइनस, वो स्लोप क्या निकलेगा, -3/4। यानी कि सबसे पहले आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे और फिर उस रेसिप्रोकल को आप इनवर्स कर देंगे, यानी कि नेगेटिव कर देंगे। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू। एक लाइन पास करती है ये पॉइंट में से। अब इस पॉइंट में x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू -3 नेगेटिव है। तो ये किस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट फॉल कर रहा होगा। अब वो कहते हैं जी, एंड हैज द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन एज 2/3। अब एक स्लोप बता दी है, एक पॉइंट बता दिया। अब जब पॉइंट बताया तो पॉइंट लिख लेंगे 4 और -3, और स्लोप उसने बताई है जी 2/3। लेकिन पैरेलल बोला है या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। तो भाई जब परपेंडिकुलर बोला है तो ये m -3/2 की स्लोप बनेगी। ये वाली स्लोप हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगी। हमने इसकी हेल्प लेके परपेंडिकुलर की स्लोप निकाली है। अब आपके पास एक स्लोप और एक पॉइंट आ गया है, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगाएंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है यहां तक जी? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? भाई वो आप तब करेंगे जब आपके पास दोनों ही स्लोप गिवन होंगी। ये आप उस वक्त इक्वेशन लगा रहे होंगे और वो आपके पास होगा a/x प्लस b/y इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन होगी जब आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगी। ये जिस बच्चे का भी क्वेश्चन था अभी, ये वो मैंने आंसर किया ऑनलाइन में कल। हाँ, ये आपका क्वेश्चन था भाई। अच्छा जी, अब इसके बाद आता है जी पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन ऑफ पॉइंट की बात करते हैं। पेपर में अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ नहीं है, टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर हम ये देखें कि किसी एक पॉइंट पे जो उस इक्वेशन का पॉइंट निकलेगा, उस पॉइंट की पोजीशन अबव द लाइन होगी, बिलो द लाइन होगी या ऑन द लाइन होगी। ऑन द लाइन वाला तो हम इससे पहले एक पॉइंट वैसे कर चुके हैं। when the value of x is equal to 0, then the value of y is plotted on the line of y axis। जब x की वैल्यू 0 होगी, y की कोई भी वैल्यू होगी, तो वो y एक्सिस के ऊपर ही प्लॉट होगी, तो वो ऑन द लाइन ऑफ y एक्सिस होगी। और अबव द लाइन या बिलो द लाइन ये हम देख लेंगे अभी। वो कहते हैं अगर एक लीनियर इक्वेशन, दूसरा भी मैं आंसर करता हूं आपके क्वेश्चन का। अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन, उसका आंसर एग्जैक्ट 0 के इक्वल आ जाए, कोई भी आपको एक लीनियर इक्वेशन दिए, उसमें आप उसके पॉइंट जो x और y के पॉइंट्स दिए होंगे वो पॉइंट्स डाल के उसे सॉल्व करेंगे, और अगर उसका आंसर इज इक्वल टू 0 आता है तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट ऑन दी लाइन बनेगा। और अगर उसका आंसर ग्रेटर आ जाए तो फिर क्या होगा, अबव दी लाइन। और अगर उसका आंसर जो है वो लेस आ जाए 0 से, यानी कि नेगेटिव में चला जाएगा, तो वो बिलो दी लाइन बन रहा होगा। यहां तक क्लियर है? इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन देखेंगे। पहली एग्जांपल है जी, इफ p, यानी कि एक पॉइंट है आपके पास 8 और 4 इज ए पॉइंट एंड, एक पॉइंट है 8 और 4 का, यानी कि x की वैल्यू यहां पर 8 होगी और y की वैल्यू 4। x एंड y इज अ पॉइंट एंड, और एक इक्वेशन आपको दे दी है, और इक्वेशन है जी 2x प्लस -y इज इक्वल टू 20।
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और वो कहते हैं जी इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ लाइन। आपने पोजीशन देखनी है कि लाइन की क्या होगी, ऑन द लाइन होगी, अबव द लाइन होगी, या बिलो द लाइन होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। पॉइंट कौन सा दिया हुआ है जी, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4। ले यूसुफ साहब, और कुछ, 2 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 20। अब यहां पर क्या बन गया जी, 16 माइनस 4, और यहां पर ये प्लस में, तो ये हमने तो अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेके आना है ना, कि भाई इज इक्वल के अकॉर्डिंग देखेंगे जीरो की इक्वल आता है या नहीं आता, ग्रेटर आता है या लेस आता है। हमने क्या किया है कि 20 उधर प्लस का, तो इस तरफ लाके इज इक्वल के क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओवरऑल आंसर क्या बने जी, इसके बाद 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 20, सॉरी 0, और यहां पर 32 ग्रेटर देन 0। अब ये 32 0 से ग्रेटर है, तो जब 32 0 से ग्रेटर है, या किसी भी लीनियर इक्वेशन का आंसर 0 से बड़ा आ जाएगा, तो वो अबव द लाइन होगा। तो अब आप उसकी पोजीशन बता सकते हैं कि ये अबव द लाइन है। जी कोई क्वेश्चन है? एक मिनट, सॉरी सॉरी, ओवरऑल आंसर -16 और उसके बाद 24। अब ये -8 0 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है। अगर ये 0 से लेस है तो हम कहेंगे कि ये बिलो दी लाइन होगा। ये जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है जिसका पॉइंट दिया था, ये ड्रा क्या होगी, बिलो दी लाइन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन है और कहता है जी कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो इक्वेशन है जी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब कौन सा ऐसा पॉइंट होगा कि इनको हम इसमें पुट करें तो हमारा आंसर दोनों साइड पे क्या निकल आए, इक्वल निकल आए। तो यहां पर अगर मैं पुट करूंगा पहला ऑप्शन, तो ये बनेगा 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। तो भाई ये तो नहीं होगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 किया, यहां पर 5 पुट किया, तो क्या हुआ जी, 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो गया, -9 करेंगे इज इक्वल टू 2, तो ये तो बना 1 इज इक्वल टू 2, तो ये वाला उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा है जी, यहां पर आप 36 -16, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसके बाद है जी 8 -6, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। लास्ट पे क्या है जी, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। और अगर हम यहां पर 6 कर ले, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं, फिर ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो फिर अगर यहां 6 होगा तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मतलब कि कोई भी पॉइंट आप एक लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे जहां पर x और y के रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, अगर वो दोनों साइड पे इक्वल आ जाएंगे, तो भाई वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अभी तक किसी बच्चे का यहां तक कोई क्वेश्चन? ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ये इनको नोट किया हुआ मिल जाएगा, आप लोगों ने ग्रुप में देख लिया होगा कि कल वाला भी आ चुका था। बस आप अटेंटिव होकर लेक्चर ले लें, इतना ही इनफ है। अब जी हमने स्टार्ट करना है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के क्वेश्चन आपके आईकैब में बहुत
फेवरेट है उसका ये वाला पोर्शन, लेकिन मेरे के लेके आईपैड की बुक के अंदर ये मेंशन नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है बेसिकली, वो कहते हैं जी ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे पॉइंट को कहेंगे जहां पर ना आपको कोई प्रॉफिट होगा ना आपको कोई लॉस होगा। क्या मतलब, जितने की चीज आपने बेची है आपने खरीदी भी उतने की थी, या जितने की चीज आपने बनाई है आपने बेच भी उतने की थी, इसका मतलब है कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। इस पॉइंट को आप ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। अगर हम यहां से देखें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वो कहते हैं ब्रेक इवन इज द पॉइंट वेयर नाइदर मेक एनी प्रॉफिट, जहां पर ना तो आप कोई प्रॉफिट कमाते हैं, नाइदर मेक एनी प्रॉफिट नॉर सफर एनी लॉस, और ना ही आपको कोई लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। मतलब अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा तो आपको लॉस भी नहीं हो रहा, तो फिर ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। सर ब्रेक इवन पॉइंट हम निकालेंगे कैसे, उसके लिए तो हमें प्रॉफिट देखना पड़ेगा। ऐसे ही है, ब्रेक इवन के लिए प्रॉफिट देखना पड़ेगा कि भाई प्रॉफिट कितने का हुआ। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर लॉस देखेंगे, लॉस हुआ। अगर लॉस भी नहीं हुआ तो फिर हम कहेंगे कि ये वाला पॉइंट ब्रेक इवन का पॉइंट होगा। अब वो कहते हैं ब्रेक इवन कैन बी डिफाइंड एज, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल सेल रेवेन्यू, यानी कि जितने की चीजें बेची इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, आपने खरीदी भी उतने की थी। मतलब अगर आपने एक लेंस 60 रुपए का परचेज किया और 60 का ही क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो मुझे बताएं कि आपको कोई प्रॉफिट हुआ नहीं। तो भाई जितने का खरीदा उतने का बेच देना भी क्या कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। और वो कहते हैं नेट इनकम इज इक्वल टू जीरो, मतलब जितनी भी इनकम है उसमें से जितने भी खर्चे माइनस करेंगे और बाद में देखेंगे कि जीरो बचता है, तो इसका मतलब है कि ये ब्रेक इवन है। जितनी इनकम कमाने के लिए जितने खर्चे किए, इनकम भी उतनी रही खर्चे भी उतने, दोनों बराबर, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ ना ही लॉस हुआ। जहां पर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, वो पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहला रहा होगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले वो ये कहते हैं जी कि आप कैलकुलेट करें प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट नहीं निकला, अगर पॉजिटिव में कोई वैल्यू नहीं आई, यानी कि आपका प्रॉफिट नहीं निकला, तो फिर लॉस देख लें। अगर लॉस भी नहीं निकला तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जो मेरा आंसर अगर जीरो आ गया है, ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, प्रॉफिट का आंसर प्लस में आता है, लॉस का आंसर नेगेटिव में आता है, ना मेरा आंसर नेगेटिव में आया ना मेरा आंसर पॉजिटिव में आया, मेरा आंसर आया जीरो में। जब मेरा आंसर प्रॉफिट का जीरो में आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। जितने यूनिट बेचने या जितने यूनिट मैंने खरीदे, वो यूनिट, वो वाला पॉइंट ब्रेक इवन यूनिट कहलाएगा, वो ब्रेक इवन यूनिट कहला रहा होगा। ये भी अभी हम जो है नीचे फर्दर पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि अगर रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट से ज्यादा आ जाए, मतलब आपने चीजें बेची वो ज्यादा पैसों की बेची और जो वो बनाई थी उन पे पैसे कम लगे, खर्चा कम आया और महंगी बेची या ज्यादा पैसों की बेची, तो इसका मतलब है कि आपको फिर कोई प्रॉफिट हो रहा होगा। यानी कि अगर आपका सेल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा आ जाता है तो आप उस वक्त प्रॉफिट के केस में होंगे या प्रॉफिट की कंडीशन आप फुलफिल कर रहे होंगे। और अगर आपका रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर ही आ जाता है, यानी कि सेल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तो वो पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहला रहा होगा। जी मैं भेज दूंगा जी। अगर रेवेन्यू की बात कीजिए, अगर रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट से लेस रह जाए, यानी कि आपने जो पैसे कमाए हैं वो कम है लेकिन उन पैसों को कमाने के लिए जो खर्चा किया वो ज्यादा कर दिया, तो फिर वो क्या होगा, लॉस होगा। तो तीन ही सिचुएशन हो सकती है किसी भी बिजनेस में, या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, या नो प्रॉफिट नो लॉस। और जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहला रहा होगा। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब ये जो मैंने टर्म इस्तेमाल की टोटल सेल्स रेवेन्यू,
भाई टोटल सेल रेवेन्यू अब निकलेगी कैसे? टोटल सेल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है एक, कि आपने जितने यूनिट बेचे मल्टीप्लाई करवा दो जितने के बेचे। अगर एक बंदा वो 10 यूनिट बेच रहा है लेस के, 10 यूनिट लेस के बेच रहा है, और एक लेस का पैकेट कितने का बिक रहा है? 60 रुपए का। तो मल्टीप्लाई 60, तो उसकी सेल रेवेन्यू कितनी निकलेगी? 600 की। तो ये जो 600 की इसकी वैल्यू निकली है, ये सेल रेवेन्यू निकली है। और ये ऐसे निकलेगी कि जितने यूनिट आपने बेचे और जितने का यूनिट आपने एक बेचा। मैंने तो प्रोडक्ट ही सेम बेची है, लेज बेचे। अगर मैं ये कह देता हूं कि साथ में मैंने सुपर बिस्किट भी बेच दिया, तो वो भाई मैंने बेचे 5 पैकेट्स और एक पैकेट मैंने बेचा 50 रुपए का, तो कितना हो गया? 250। अब अगर मैं टोटल सेल रेवेन्यू देखूंगा तो कितनी बनेगी? 850 हो जाएगी। अब मैंने यूनिट कितने बेचे? 15, लेकिन डिफरेंट प्राइसेस पे बेचे। तो भाई जो यूनिट जिस प्राइस पे बेचेंगे आप उसकी कॉस्ट उसी यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो वो आंसर निकलेगा वो आपका सेल रेवेन्यू कहलाएगा। क्लियर है? इसके बाद आ जाएगा जी टोटल कॉस्ट, क्योंकि सेल रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करके देखना है कि भाई प्रॉफिट आता है, लॉस आता है या ब्रेक इवन पे जाएंगे। तो अब टोटल कॉस्ट दो चीजों का मजमूआ है, एक वेरिएबल कॉस्ट यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट दो कॉस्ट का मजमूआ है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट बनेगी। एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। अब दोनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी। अगर यहां पर वैसे इसका फॉर्मूला आप देखें तो टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो कहते हैं जी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट। मतलब एक यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट का है उसको बनाने पर जो कॉस्ट आएगी वो मल्टीप्लाई जितने यूनिट वो बनाएंगे आप उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। उस्मान शाबाश, मुंह धो के आओ। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट में कहते हैं कॉस्ट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन लेवल। भाई ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन लेवल पे डिपेंड ना करती हो। सर इसका क्या मतलब है? कॉस्ट तो है लेकिन भाई वो आप प्रोडक्शन करें या ना करें वो कॉस्ट आपकी लगेगी ही लगेगी। फॉर एग्जांपल रेंट है, आप जिस हॉस्टल में रहते हैं, आप जिस घर में रहते हैं, अगर वो आपका अपना नहीं है तो भाई आप मंथली बेसिस पे उसका रेंट पे कर रहे होंगे। इवन आप हॉस्टल में रहते हुए 15 से 20 दिन घर भी रह चुके हो लेकिन हॉस्टल वाला आपसे पूरे माह का रेंट चार्ज करेगा। घर में अगर आप कोई रेंट पे घर लिया है, आप किसी के यहाँ मेहमान चले जाते हैं या शादी पे चले जाते हैं तो आप 15 डेज शादी पे गुजार के आते हैं, तो क्या आप उस माह का हाफ रेंट अपने मालिक मकान को देते हैं? नहीं। वो ये कहेगा, अगर आप हाफ देंगे तो वो कहेगा शादी पे आप अपने लिए गए थे ना कि मेरे लिए, मेरा रेंट पूरे पीरियड का आप यहां रख दें, आप यहां रहें या ना रहें, ये रेंट मैंने आप लोगों से हर सूरत चार्ज करना है। जो वो आप रेंट पे करेंगे वो वाला रेंट आपका क्या कहला रहा होगा? फिक्स। और ये हर पीरियड के लिए क्या रहेगा? सेम। इसके अलावा सैलरीज है, भाई जिनको मंथली सैलरीज मिलनी है वो जॉब पे जाएं या ना जाएं उनको सैलरी मिलेगी, मंथली बेस पे मिलेगी। हाँ, शर्त ये है कि वो पर आवर या डेली बेसिस वाली सैलरी ना हो, वेजेस होंगे, सैलरीज होती जो फिक्स अमाउंट में आपको मिलनी हो। और इसके बाद आ जाती है इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो है इसमें क्या होगा कि आप जब तक मरते नहीं है, जब तक आप मरते नहीं है आप इंश्योरेंस वालों को एक फिक्स अमाउंट दे रहे होते हैं। सर ये फिक्स अमाउंट उम्र के लिए सेम नहीं रहेगी। हाँ, ये हो सकता है 1 साल के लिए 5,000, तो भाई उसमें जितने भी माह हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जितने भी हैं, आपने हर माह में 5,000 5,000 5,000 देना है।
हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आए तो वो कहे सर अब से इसके चार्जेस इंक्रीज करके 6,000 कर दिए गए, तो भाई फिर उससे ऑनवर्ड जितने भी पीरियड्स आएंगे वो 6,000 तक ही जाएंगे, और वो आप जब तक मरेंगे नहीं तब तक पे करेंगे। तो मतलब वो भी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। आप उसके दौरान बीमार होंगे तो लग जाएंगे, आपको कोई उसके पैसे रिइंबर्स हो जाएंगे, अदरवाइज तब ही मिलेंगे जब आपके अबाव अजदाद वाले, सर अबाव अजदाद तो आपके कौन से हैं, जो गुजर चुके हैं, जिन लोगों के आपने रिसीव किए, और आपके कौन रिसीव करेगा, दादे का पोता, क्योंकि दादे की पोती तो रही नहीं पाकिस्तान, तो पीछे बचा दादे का पोता, वही रिसीव करेगा। अच्छा जी, अब इसमें कहते हैं कि ये टोटल पीरियड के लिए, मतलब अब पीरियड्स में देखा जाए तो भाई फिक्स कॉस्ट इन टोटल, वो कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल इज ऑलवेज रिमेन सेम या कांस्टेंट या रिमेन अनचेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, ये सेम रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वेरी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट नहीं, इन टोटल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट इन टोटल ऐसे कह लें या टोटल फिक्स कॉस्ट कह लें। फॉर एग्जांपल आप हॉस्टल में, या आप ऐसे कह लें कि आप एक फ्लैट ले लेते हैं, वो इंडिपेंडेंट फ्लैट है भाई, उसमें आप एक रहे, दो रहे, चार रहे, 10 रहे, मालिक मकान को कोई परवाह नहीं होती। आपने फ्लैट ले लिया, फ्लैट का रेंट था 50,000, अब वो अकेला बंदा 50,000 पे कर रहा है, और अगर दो बंदे आ जाएंगे तो अब कितना कितना पे करेंगे, हाफ ऑफ नहीं, कितना कितना पे करेंगे, 25 और 25। देखिए क्या टोटल में कोई डिक्रीज आया, नहीं, टोटल कितना पे किया उसे, 50 ही पे किया, चाहे आप दो रहे चाहे एक रहे। अच्छा लड़के आ जाते हैं रूम में 5, अब कितना कितना पे करेंगे, 10-10, तो एक एक लड़का पे करेगा, मालिक मकान को कितना पे करेंगे, 50। तो क्या टोटल में कोई चेंज आया, टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, उस फ्लैट में एक रहे, दो रहे, 5 रहे, 10 रहे, या एक भी ना रहे, उसे लॉक लगा के रख दे, उसने हर माह आपसे 50,000 चार्ज करना है। लेकिन अगर बात की जाए पर यूनिट फिक्स कॉस्ट की, तो वो कहते हैं पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन लेवल, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगी, और ये कब होगी, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। हमने फ्लैट वाली ही एग्जांपल ली है भाई, फ्लैट में 50,000 तो आपने देना है भाई, अगर एक रहेगा तो कितना रेंट दे रहा है 50,000, दो रहेंगे तो कितना कितना देंगे 25, 5 रहेंगे तो कितना कितना देंगे 10, और अगर 10 रहेंगे तो कितना देंगे 5। तो देखिए जैसे जैसे प्रोडक्शन, जैसे जैसे पर्सन उस फ्लैट में इंक्रीज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे फिक्स्ड कॉस्ट पर पर्सन या पर यूनिट क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर है, ये एमसीक्यूज में आने के चांसेस होते हैं, इसीलिए करवा रहा हूं। आप अभी बच्चे हैं, कहीं दादे की पोती ना हो। अच्छा मैंने पेंसिल क्या रखी, अच्छा जी, अब द कॉस्ट विच डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन लेवल, जो प्रोडक्शन लेवल के साथ डायरेक्टली इफेक्ट करेगी या डिपेंड कर रही होगी, उस कॉस्ट को आप वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली कर रही होगी इफेक्ट, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल लेबर वेजेस, भाई आएंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे तो ही वेजेस लेके जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अगर आप आज आए हैं, काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, खाली बैठे रहेंगे तो कोई पैसे नहीं मिलेंगे, अगर पर आवर के हिसाब से आपको वेजेस मिल रहे होंगे तो। यूटिलिटी एक्सपेंसेस, भाई खर्चा ज्यादा करेंगे, ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो ज्यादा पैसे देंगे, कम खरीदेंगे तो कम देंगे, बिलावल थ्योरी है ये। ज्यादा बारिश आएगी तो, हाँ बिलावल थ्योरी थी ये। आगे जी रॉ मटेरियल,
रॉ मटेरियल में क्या है जी, तो भाई कम खरीदेंगे तो रॉ मटेरियल की कम कॉस्ट लग जाएगी, जितना ज्यादा खरीदेंगे उतने ज्यादा पैसे दे देंगे। तो भाई 1 यूनिट खरीदेंगे तो 1 यूनिट की कॉस्ट देंगे, 10 यूनिट खरीदेंगे तो 10 यूनिट की कॉस्ट दे देंगे। तो ये जो है, ये जो प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी कर रहा है, इसे वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। अब वो कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की अगर बात करें, जैसे हमने फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की बात की, तो वो प्रोडक्शन लेवल के इंक्रीज होने से वो डिक्रीज हो गई, यानी कि उसका इनवर्स रिलेशन था प्रोडक्शन के साथ। लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेंसिल बनाने पे मुझे 5 रुपए का खर्च आता है, तो भाई एक बनाऊंगा तो 5 रुपए, अगर दूसरी बनाऊंगा तो भी 5 रुपए का ही मटेरियल लगेगा, अगर तीसरी बनाऊंगा तो भी 5 रुपए का मटेरियल, चौथी बनाऊंगा तो भी 5 रुपए का मटेरियल लगेगा। ये तो बनाने के केस में हो गई। अगर खरीदने के केस में बात की जाए, आप शॉप में जाएं, एक पेंसिल खरीदे तो ये कहेगा सर ये 5,000 की, ये 5,000 की। वैसे वैसे अगर इसे बॉल पेन के तौर पर ली जाए तो ये कितने की जी, 20 रुपए की। आप एक खरीदेंगे तो 20 रुपए की, आप दूसरी खरीदेंगे तो भी 20 रुपए की, तीसरी खरीदेंगे तो भी 20 रुपए की। तो मतलब पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर टोटल में बात करेंगे तो जितनी ज्यादा बॉल पेन्स खरीदेंगे उतने ज्यादा उनके पैसे बन जाएंगे। एक खरीदेंगे तो 20, दो खरीदेंगे तो 40, तीन खरीदेंगे तो 60, चार खरीदेंगे तो 80 रुपए। मतलब जितने ज्यादा फिर प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। अगर फॉर एग्जांपल आप में से कोई कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है और अपना साइड बिजनेस किसी बंदे को स्टार्ट करवा देता है, और वो साइड बिजनेस फास्ट फूड में से हो और वो वहां पर बर्गर बना के बेच रहा हो, अब बर्गर की कॉस्ट आपने लगा दी 250 की, तो भाई पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी, 250 रहेगी। अगर कोई दो लेने आएगा तो कितने के देंगे, 500 के। तीन लेने आएगा तो कितने के देंगे। देखिए यहां पर वो उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से कॉस्ट ज्यादा हो रही है, जबकि पर यूनिट अभी भी 250 ही है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का था और टोटल का था। अगर इनकी डायग्राम्स देखी जाए, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल खरीदें किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट होगी या वेरिएबल, तो भाई ये वेरिएबल ही रहेगी। मैंने जैसे अभी बहुत बात की है कि भाई मैं एक पेंसिल के लिए रॉ मटेरियल अगर 5 रुपए का खरीद रहा हूं तो मैं एक के लिए 5 रुपए दूंगा, अगर दो खरीदूंगा तो मुझे 10 देने पड़ेंगे, तीन खरीदूंगा तो 15 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये वेरिएबल ही रहेगा। ये अगर आप ये कहें कि भाई फिक्स टाइम पीरियड के लिए खरीदेंगे तो फिर ये फिक्स होगी या वेरिएबल, तो ये फिर भी क्या रहेगी, वेरिएबल ही रहेगी। कुछ इनकी एग्जांपल है यहां पर, ये देख लीजिएगा, वैसे मैंने यहां मेंशन की हुई है साइड पे। अच्छा, अब अगर इनके डायग्राम्स की बात करें तो डायग्राम में जो आपके पास फिगर ए आ रही है, ये फिगर ए, ये फिगर किसको रिप्रेजेंट करती है, फिगर ए ये आपकी, यहां पर अगर आप कॉस्ट रख लें और यहां पर आप रख लें तो प्रोडक्शन, मतलब कि कॉस्ट और प्रोडक्शन, जिनका कॉस्ट और प्रोडक्शन का डायरेक्ट रिलेशन किस में है, वेरिएबल में। लेकिन वेरिएबल में भी किस में, पर यूनिट में या टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। तो ये आपके पास जो डायग्राम आई है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट की होगी। अगर हम ये बात करें तो भाई ये एक तो फिक्स्ड कॉस्ट की है, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट की है कि जो आपकी फिक्स है वो हर पीरियड के लिए क्या रहेगी, सेम। लेकिन दूसरी क्या हो सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरा क्या हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और ये फिर किसकी होगी भाई, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, जिसका इनवर्स रिलेशन है प्रोडक्शन के साथ। प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो कॉस्ट कम होगी, और अगर प्रोडक्शन कम होगी तो कॉस्ट ज्यादा होगी। क्लियर है। ये डायग्राम भी अगर पेपर में आ जाए तो कर लीजिएगा, अदरवाइज ये तो इकोनॉमिक्स में खैर पूछते हैं इस टॉपिक की। अच्छा जी, इसके बाद इनके अगर फंक्शन देखे जाए, हो सकता है क्वेश्चन फंक्शन में भी आ जाए। तो इनका फंक्शन अगर देखें तो कॉस्ट
अभी तक हमने ऊपर पढ़ा कि कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर मैंने लिख दिया टोटल कॉस्ट, ये एक्स है नंबर ऑफ यूनिट, जितने यूनिट की टोटल कॉस्ट मैंने फाइंड करनी है वो किसके बराबर होगी, फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगी प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट जिन यूनिट की ये कॉस्ट फाइंड करनी होगी। अगर मुझे 30 यूनिट की टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो भाई मैं 30 यूनिट को मल्टीप्लाई करवाऊंगा उनकी पर यूनिट के साथ, तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी प्लस उसमें फिक्स कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये फंक्शन में भी वैल्यूज आ सकती हैं। अगर आपको कहीं ऐसी वैल्यूज लिखी नजर आ जाए तो आपने ये फौरन कहना है कि भाई ये जो वैल्यू है ये किसकी है, फिक्स्ड कॉस्ट की, और ये वैल्यू किसकी है, वेरिएबल, और ये नंबर ऑफ यूनिट, ये दोनों ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट बन जाएगी और उतने यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी जितना हम फाइंड करना चाहते हैं। इनके क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे, उस साइड पे आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। अब है जी रेवेन्यू, रेवेन्यू में क्या है, सेल रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कैसे निकाला जाएगा, तो जितने की चीजें बेची और जितनी चीजें बेची, जैसे कि अभी मैंने ऊपर लेयर्स और सुपर की बात की कि जितनी चीजें बेची और जितने की बेची दोनों मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेल रेवेन्यू। तो यहां पर कहते हैं जी सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट। पर यूनिट अगर एक 10 रुपए का है तो 60 बेचूंगा तो 600, अगर 5 बेचूंगा तो कितना आ जाएगा जी 500, बल्कि 5 बेचूंगा तो 50 आ जाएगा 10 रुपए की अगर एक है तो। अब यहां पर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 550 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट, जितने भी एक्स बताएगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल रेवेन्यू आ जाएगा। अब ये सेल रेवेन्यू इसमें से ऊपर वाली कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आप देखें तो यही चीजें मैंने ऊपर मेंशन की, ये अब प्रॉफिट ऑफ एक्स यानी कि 10 यूनिट हो सकते हैं, 20, 25, 30 कुछ भी यूनिट हो सकते हैं, उनका अगर प्रॉफिट निकालना तो उसमें से उतने यूनिट का सेल रेवेन्यू में से उतने यूनिट की कॉस्ट को क्या कर दें, माइनस कर दें। और ये कॉस्ट की इक्वेशन में ऊपर यहां मेंशन कर दिया रेवेन्यू की, ये दोनों आप माइनस करेंगे और फिर सिंप्लीफाई से सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब फिर वही बात आ गई, अगर प्रॉफिट आंसर पॉजिटिव में है तो क्या होगा, प्रॉफिट, अगर जीरो है तो ब्रेक इवन पॉइंट, और अगर नेगेटिव है तो लॉस। तो हमने ब्रेक इवन पॉइंट से पहले इस सबसे पहले इसीलिए प्रॉफिट पढ़ा कि अगर वो प्रॉफिट जीरो के इक्वल आ जाएगा तो हम उसे कहेंगे कि ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब लैपटॉप बंद हो गया बेटा जी तभी एंड हो जाएगी, अदरवाइज तो 4 बजे या 4:15 यही हो सकता है। नहीं, ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जिन बच्चों के क्वेश्चंस हो गए उनके क्वेश्चंस का आंसर करने के बाद क्लास एंड हो जाएगी। अच्छा, सेल रेवेन्यू, अब क्वेश्चन है सेल प्राइस, सेल प्राइस इज इक्वल टू 10 पर यूनिट। एक यूनिट बेचने की कीमत, एक यूनिट अगर बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे, 10 रुपए का। उसको बनाने की कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी लग रही है, 6 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज, सेल प्राइस 10, फिक्स्ड कॉस्ट हम कितनी दे रहे हैं, 4000 पर मंथ। ये तमाम पर में बात की हुई है कि एक यूनिट जो यानी कि जहां पर यूनिट बनाए जा रहे हैं उसका रेंट 4000 होगा, और जो यूनिट बना के बेच रहे हैं, एक यूनिट 10 का बेच रहे हैं और जो यूनिट बना रहे हैं वो 6 रुपए का बन रहा है। अब वो कहते हैं जी 1500 यूनिट्स बना के बेच दिए हमने 2024 में, जनवरी में 2024 में हमने 1500 यूनिट्स बनाए और बना के सारे बेच दिए, तो फिर कितने यूनिट लेंगे, 1500 ही, मतलब जितने बनाए उतने ही बेच दिए, सारे बनाए सारे बेच दिए।
बाकी एडवांस क्वेश्चन अभी हमारे टीआरसी लेवल पे कोई नहीं आएगा कि भाई 1200 बनाए, उसमें से जो है वो 1000 बिक गया, 200 में हमारे पास इन्वेंट्री में पड़ा है या स्टॉक में पड़ा है, कैलकुलेशन करके बताएं। तो भाई ये सारा जाके आप सीएम में कॉस्ट में जाके पढ़ेंगे। सिर्फ यहां पर क्या है कि जितने बनाएंगे उतने बेचेंगे। अगर क्वेश्चन में वो साइलेंट है तो अज्यूम करेंगे कि वो जितने बना रहा है उतने ही बेच रहा है, तो ये अज्यूम किया जाएगा। अच्छा जी, अब 1500 यूनिट्स बनाए जा रहे हैं और बना के बेचे जा रहे हैं। अब हमने क्या निकालना है जी? प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? प्रॉफिट का फंक्शन लिखूंगा। फंक्शन से हम चलेंगे। प्रॉफिट का फंक्शन हमने पढ़ा, P इंटू एक्स इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब कितने यूनिट्स का है? एक्स इज इक्वल टू 1500। अब एक्स की वैल्यू मिल गई। अब प्रॉफिट, अब इसको मजीद ओपन कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो पी एक्स यानी कि 1500 का प्रॉफिट जो आएगा वो रेवेन्यू इंटू 1500 माइनस, पहले फिक्स कॉस्ट लिख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी है जी? 4000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? तो फिर यहां आर की जगह हम उसके सेलिंग प्राइस लिख के देते हैं कि एक यूनिट 10 रुपए का बिकेगा और 1500 यूनिट बेच रहे हैं, उसमें से माइनस कर देंगे उनकी कॉस्ट, और कॉस्ट में पहले फिक्स पोर्शन हमने माइनस कर दिया कि ये तो 4000 जाएगा ही, और बना कितने का? 6 का, मल्टीप्लाई 1500। अब इसे सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर बता दें क्या आया जी? 1500 का प्रॉफिट बता दें जी भाई। अगेन करें, 2000 जी, 2000 करेक्ट है। थैंक यू बच्चे। जुल्करनैन, सर नहीं चढ़ा। अच्छा जी, अब ये 2000 आपके पास क्या निकला है? प्रॉफिट निकला है कि अगर वो 10 रुपए का एक यूनिट बेचता है, 6 रुपए का एक यूनिट तैयार करता है, और अपने उस जगह का या उस गोदाम का रेंट देता है 4000, तो उस माह में अगर वो 1500 यूनिट बना के बेचेगा तो उसे 2000 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अगला क्वेश्चन ये है कि वो कहता है अगर 900 यूनिट इस फरवरी में वो बना के बेचता है, 900 बना के बेचता है, तो बताएं कि उसे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। फाइंड तो हमने प्रॉफिट करना है। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो प्रॉफिट होगा, अगर नेगेटिव में आएगी तो क्या होगा? लॉस होगा। चलें जी, शाबाश, करें सॉल्व ये। पॉजिटिव में मैंने पूरी कोशिश की कि उसे लॉस हो, तो उसे लॉस होगा। देखिए जी, इसमें आप क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे 900 यूनिट्स का इज इक्वल टू 10 यूनिट बिकेंगे 900 के, माइनस 4000 प्लस 6। आंसर कितना निकला? तो ये जो -400 प्रॉफिट निकला है 900 यूनिट का, तो हम ये कहेंगे कि ये 900 यूनिट अगर बेचता है फरवरी में बना के इसी कीमत पे, इसी फिक्स्ड कॉस्ट के साथ, इसी वेरिएबल कॉस्ट और इसी सेलिंग प्राइस के साथ, तो फिर वो लॉस में जाएगा। और कितने लॉस में जाएगा? 400 के लॉस में जाएगा। नेक्स्ट अगर कहते हैं भाई कि वो मार्च में चाहते हैं कि मुझे 3500 रुपए का प्रॉफिट हो, तो उसे कितने यूनिट बनाने पड़ेंगे? अब हमने क्या कैलकुलेट करके देना है? यूनिट्स। अब हमने एक्स कैलकुलेट करके देना है कि भाई अगर वो कहते हैं कि एक यूनिट 10 रुपए का बेचूंगा, 6 रुपए का बनाऊंगा, 4000 रुपए मैं फिक्स कॉस्ट पे करूंगा, तो प्रॉफिट मुझे चाहिए 3500 का, तो बताएं मैं कितने यूनिट बनाऊंगा? तो हमने कहा कि आपको प्रॉफिट चाहिए 3500 यूनिट्स का इज इक्वल टू, क्योंकि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, सेल रेवेन्यू, और सेल रेवेन्यू 3500 यूनिट ही बना के क्या कर देगा?
बल्कि यूनिट तो हमने फाइंड करने, एक यूनिट कितने का बिकेगा 10x, यानी कि r इंटू एक्स माइनस कॉस्ट कितनी 4000 प्लस यहां पर 6x, सिंप्लीफाई कर लेंगे 3500 इज इक्वल टू 10x माइनस 4000 माइनस 6x, यहां पर ये होगा 3500 प्लस 4000 इज इक्वल टू 4x, यहां पर कितना बन गया जी 7500 18, आप अपने यूनिट मजीद बनाए, जरूरत है अभी 1875 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ शहजादा आया है जिसने 8000 फिक्स्ड कॉस्ट कर दी। तो भाई फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको हर सूरत वही देनी है। अगर मैं ये कहूं कि भाई आप फेब में रह के मार्च में रेंट देंगे तो आप फेब का ही दे रहे होंगे, जो भी आपका रेंट बनेगा हर पीरियड का रेंट तो अलग ही होगा। वो मालिक आपको ये नहीं कहेगा कि भाई आपने यूनिट नहीं बनाए, या अगर बना लिए तो आपने बेचे नहीं है तो चलो ये रेंट छोड़ दो अगली दफा दे देना। इसीलिए मैंने ऊपर इसके ऊपर ये जो राम कहानी सारी सुनाई है वो सिर्फ इसी वजह से सुनाई थी, अदरवाइज आपकी बुक में ये नहीं है। इसीलिए सुनाई थी कि भाई आप प्रोडक्शन लेवल करें, आपकी प्रोडक्शन हो या ना हो आपको वो उसी पीरियड में पे करना पड़ता है। अच्छा जी, इसके बाद वो कहते हैं जी कि मुझे कोई प्रॉफिट ना हो, कोई प्रॉफिट ना हो, कितने यूनिट्स बनाएगा कि उसे कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो, निकाले शाबाश। भाई प्रॉफिट 0 रखना है, इज इक्वल टू 10x माइनस 4000 माइनस 6x, तो यहां पर 4000 इज इक्वल टू 4x। ओके ओके, x इज इक्वल टू, उसे कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे 1000 यूनिट बनाना पड़ेगा कि वो कोई भी प्रॉफिट कोई लॉस ना हो। तो मतलब ये ब्रेक इवन यूनिट्स है कि ब्रेक इवन पे आगे कितने यूनिट बनाए कि उसे कोई लॉस कोई भी प्रॉफिट ना हो। अच्छा, अब ये जो हमने क्वेश्चन इतने किए इसका एक फॉर्मूला भी होता है। नहीं नहीं, अभी कोई लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, नहीं बल्कि ये तो बहुत ऊपर का था, अदरवाइज सीधा होना था टैब। शुक्र। अच्छा जी, भाई ये जो 100 आंसर आया है ये 100 नहीं है बेटा जी, ये 1000 है या 1000 है, ये 1000 आंसर है, 100 नहीं है। आईके में भी ये छोटी छोटी गलतियां ना कर लेना कि जीरो, जीरो की तो कोई औकात ही नहीं है। भाई जीरो की औकात उस वक्त नहीं है जब वो किसी 1 या 3 से पहले आ जाए या 4 से पहले आ जाए, तो इसके बाद आएगा तो उसकी औकात बहुत बड़ी होगी अगर 5 to 6 पे पहुंच जाएगा तो। अच्छा जी, अब अगर इसका दूसरा फॉर्मूला देखें, ये तो हमने किया प्रॉफिट के फंक्शन के साथ। अगर वो ये कहे कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, एक मिनट, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या है जी, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि जीरो आंसर आना चाहिए, जीरो आंसर आए प्रॉफिट में। लेकिन यूनिट्स कितने बनाए, अभी हमने क्या ऊपर कितने यूनिट्स बनाए 1000 यूनिट बनाया है। अगर हमें कोई प्रॉफिट का लॉस ना हो तो हमें 1000 यूनिट बनाना पड़ेगा। क्या वही वैल्यू यहां पर हम पुट करके देखें कि 1000 यूनिट्स आंसर आता है या नहीं आता। तो सेलिंग प्राइस कितनी भाई, सेलिंग प्राइस 10, वेरिएबल सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट 4000, सेलिंग प्राइस
आपका आंसर बिल्कुल वैसा ही आया जैसे अभी हमने ऊपर निकाला है आंसर। यार ये 5 बजे के बाद जो है ना, जिसने भी ये क्वेश्चन किया है वो कहीं आसपास से गुजरे तो समझ जाए। रिकॉर्डिंग चल रही है। बाकी बिल्कुल मैं जानता हूं, नहायत अजीज मेरे दोस्त हैं। अच्छा जी, अब आप ये वाला क्वेश्चन जो इस मेथड से सॉल्व किया है, आप ये वाला सेम क्वेश्चन जो है वो आप यहां से भी इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अब आगे आते हैं जी कि सिर्फ सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करें, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करें तो उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्योंकि पर यूनिट भी तो यही होता है कि चेंज आना, पर यूनिट में किसी भी एक वैल्यू में किसी दूसरी वैल्यू की वजह से चेंज आ जाए तो वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी। और अगर वैसे देखा जाए कॉस्ट के फंक्शन में तो कोई एक यूनिट बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी वो मार्जिन कॉस्ट। तो यहां पर भी जो चेंज आ रहा है वो क्या कहलाएगा, पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर लिखा है तो पर यूनिट का मतलब है जो चेंज आएगा इसमें, या उसे ये कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन, या वो कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, वैल्यूज तीनों दे देगा, फिक्स कॉस्ट दे देगा, वेरिएबल कॉस्ट दे देगा, आपको सेलिंग प्राइस दे देगा, और आपको कहेगा कि भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालें या कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालें। तो भाई कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपके पास सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। मतलब जो आपने बेचा जितने का माइनस जितने का खरीदा, जो आंसर निकला है वो आपका क्या कहलाएगा, कंट्रीब्यूशन, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये आपकी क्या कहलाएगी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाएगी। अगर ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना हो, ऊपर क्या निकाला था, ब्रेक इवन यूनिट्स निकाले थे। अगर ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना हो तो भाई आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रेक इवन यूनिट्स निकालेंगे, उन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाएगा। इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है जी, इफ द कॉस्ट फंक्शन इज वाई, कॉस्ट फंक्शन क्या थी, वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10x प्लस 3000, एक तो ये आ गया, एंड द सेलिंग प्राइस इज, ये जो आपको उन्होंने दिए वो लीनियर इक्वेशन दी है। अब इस लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होगी, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी, और पर यूनिट वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप लोग यहां पर देखें तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y आपकी कहलाएगी जी टोटल कॉस्ट, m आपका क्या कहलाएगा, m आपका वेरिएबल कॉस्ट, x नंबर ऑफ यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट। अच्छा ये अब इसके इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहले आप क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो पहले ही आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दी हुई है, तो y इज इक्वल टू 10x प्लस 3000, आप y इज इक्वल टू mx प्लस सी कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो c है ये 3000 आपका क्या कहलाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है जी, 3000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है जी, 7। और सेलिंग प्राइस जी लिख दिया, यहां पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 रुपीज। ये डेटा हमारे पास इतना, तो उसने कहा जी कि इसके ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने हैं। भाई दो फॉर्मूलाज अब तो आ गए आप लोगों के पास, एक क्या आ गया,
एक प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब सेल रेवेन्यू में आपके पास जितने का बेच रहे हैं 50 इंटू एक्स, जितने भी यूनिट बेचेंगे उसमें से माइनस क्या कर देंगे, आप क्या करेंगे, आपका ये जो 3000 है वो माइनस हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 10x। ये वेरिएबल कॉस्ट है कि एक तो ये इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि प्रॉफिट 0 होगा। दूसरा क्या फॉर्मूला पड़ा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट। तो पहली रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हैं। अगर हम इसमें ब्रेक इवन यूनिट का फॉर्मूला लगाएं, ब्रेक इवन यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो भाई फिक्स कॉस्ट कितनी है 3000 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी, सेलिंग प्राइस 50 माइनस 10, आंसर 75। बस 75 यूनिट्स आप बनाएंगे तो क्या होंगे, ब्रेक इवन पे होंगे। अगर हमने ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना है तो भी ब्रेक इवन रेवेन्यू का अभी फॉर्मूला पड़ा कि आपके पास ब्रेक इवन यूनिट्स होंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, सेलिंग प्राइस के साथ। तो ब्रेक इवन रेवेन्यू इज इक्वल टू ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। तो ब्रेक इवन यूनिट कितने निकले, सेलिंग प्राइस, आंसर 3750। ये आपके पास ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाएगा। और अगर हमने प्रॉफिट फाइंड करना है 1500 यूनिट्स का, 1500 यूनिट्स का, तो भाई उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट वाली इक्वेशन में जाना पड़ेगा कि प्रॉफिट ऑफ 1500 यूनिट्स इज इक्वल टू रेवेन्यू 50 ऑफ 1500 यूनिट्स माइनस आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है जी 3000 माइनस 10 इंटू 1500। तो जी आंसर बता दें, फिफ्टी 57,000, ये आ गया जी आपके पास आंसर। अब यहां तक अगर देखा जाए, यहां तक अगर हमने देखा जाए तो हमने मेरा ख्याल है कि वो तमाम पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं जो इस चैप्टर के रिलेटेड या इस चैप्टर का रेफरेंस बना के आईकैप एग्जाम में पूछता है। इवन वो आपकी बुक में मेंशन थे या नहीं थे, हमने वो तमाम पॉइंट्स चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिए हैं। और एजिंग वाला क्वेश्चन रहता है लेकिन वो उसका रेफरेंस जो है वो चैप्टर नंबर 2 के साथ बना के पूछता है। एजिंग का क्वेश्चन आपको आईकैप की बुक में लास्ट क्वेश्चन नजर तो आएगा चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन उसका रेफरेंस चैप्टर नंबर 2 के साथ साइमल्टेनियसली क्वेश्चन के साथ सॉल्व करवाता है, तो चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। इसी टॉपिक का, इसी चैप्टर का एक पॉइंट अभी रहता है डिस्कस करने वाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे कि अभी परपेंडिकुलर लाइन पढ़ी, वो परपेंडिकुलर लाइन में हमने स्लोप्स तो देख ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर वो कहे कि जिस पॉइंट पर वो दोनों इंटरसेक्ट किए वो कॉमन पॉइंट कौन सा है, तो वो भी चैप्टर नंबर 2 में जाके पढ़ेंगे क्योंकि वो भी साइमल्टेनियसली इक्वेशन के साथ सॉल्व करवाता है। तो जब हम चैप्टर नंबर 2 में साइमल्टेनियसली इक्वेशन पे आएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह उसे डिस्कस करेंगे। कल जो मेन होगा हमारा टॉपिक वो बेसिकली तो चैप्टर नंबर 2 और 4 होगा इंशाल्लाह। कल हमने दोनों चैप्टर कवर करने हैं क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपस में पैरेलल ही है, इसी चैप्टर के जैसे ही तकरीबन है। चैप्टर 2 और चैप्टर 4 ये इंशाल्लाह कल हमने दोनों कंप्लीट करने हैं। कोई भी क्वेश्चन हो ऑनलाइन वाले बच्चों का वो पूछ सकते हैं। और एक और चीज, बच्चों के क्वेश्चन थे असाइनमेंट को लेके, तो भाई असाइनमेंट में एक चीज बता दूं टीचर होने के नाते, असाइनमेंट कुछ भी नहीं होता। इवन मेरी अपनी भी है, उसमें भी 250 क्वेश्चन है और मोस्टली 80% क्वेश्चन आते हैं। वो भाई हमारी मेहनत नहीं है,
वो हमारे बच्चों की मेहनत है। उसमें मैं अप्रिशिएट करूंगा उन बच्चों को जो एग्जाम देने के बाद आके हमें फीडबैक देते हैं, हम वही क्वेश्चन उठा के उसमें डाल देते हैं। वो हमारा उसमें कोई किरदार अदा नहीं है, हमने जस्ट पढ़ाया है, वो कलेक्शन बच्चों की है, वो बच्चों के दिए हुए क्वेश्चन हमने क्या किए, कंपाइल करके आप लोगों के लिए रख दिए। तो भाई इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह आते हैं। और अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट रखने हैं तो फिर असाइनमेंट कर लो। फिर तो 250 क्वेश्चन है विद सोल्यूशन, आपको यूट्यूब पे भी सोल्यूशंस मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ के साथ सोल्यूशन मिल जाएंगे। आप उन टीचर से कांटेक्ट करें, आपके टीचर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी असाइनमेंट खुद बनाएं तो उसके लिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो मेरा मेन फोकस कॉन्सेप्ट सिखाने पे है। इसके बाद आप किसी भी टीचर की, सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे भी टीचर्स हैं, आप किसी भी टीचर की फिर क्वेश्चन कंपाइल किए उठा के सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं कि आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मेन वही है कि आप अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप करें, फिर कहीं का किसी भी टीचर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगेन बता रहा हूं कि ये किसी टीचर के क्वेश्चन नहीं है, ये बच्चों की मेहनत है, ये बच्चों की हुई कलेक्शन है। इवन मेरे पास भी जो क्वेश्चन है वो मेरे प्रीवियस बच्चों की ही कलेक्शन है, मैं उन्हें ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो मेरे खुद के बनाए हुए हैं। और उनमें से पेपर भी आता है 80% से 70% 60% के दरमियान उनमें से पेपर आता है। अगर 100% डिक्टो कॉपी नहीं भी होता तो भाई कॉन्सेप्ट वही होता। अगेन फिर वही कहूंगा कि कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप है तो कोई भी क्वेश्चन आप कर ले आपको यही लगेगा कि ये हमने तो क्लास में किया हुआ। अब मेन फोकस आपका कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। इसके अलावा आपने अगर असाइनमेंट करनी है तो भाई उसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। अगेन बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। और अगर रटनी है, अगर रटनी है तो भाई फिर तो 250 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन में से भी आप पूरी क्यूएम में देखेंगे तो 140 तक कॉन्सेप्ट है। आप सिर्फ उन कॉन्सेप्ट को देख लेना, बेस देखें ना, कुछ ना देखें, ये देखें कि ये क्वेश्चन होगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये होगा तो ये लगा देंगे, ऐसा आएगा तो ऐसे कर लेंगे, कोई वैल्यू चेंज हुई तो वहां सर पकड़ के बैठे होंगे, फिर कोई फायदा नहीं है। बेहतर है कि आप उसकी लॉजिक को समझ के उसे जो है वो फॉलो करें। बाकी सेंड करने को मैंने भी ग्रुप बनाया था, मैं भी पहले दिन अपनी असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर देता। हाँ करूंगा एंड पे कि आप अपने आप को असेस करें। वो असाइनमेंट बच्चे को पास नहीं करवाती, बच्चे को असेस करवाती कि आपको आता कितना है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स कितने हैं। जहां कमजोर हो वहां पर फोकस करो। और उसके लिए इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूं टिल एग्जाम, फिजिकल भी और ऑनलाइन भी। सर अभी मैं अपनी असाइनमेंट नहीं दूंगा, अभी आप सिर्फ अपने जो है वो उस पर फोकस करें, कॉन्सेप्ट्स पे। अभी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास में आए हुए हैं जो मैंने शेयर किए आप उनको सॉल्व करें और उसके बाद जो है वो फिर आप असाइनमेंट कीजिएगा और वो भी अपने आप को सिर्फ असेस करने के लिए। ओके जी, ऑनलाइन वाले बच्चों का किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं, बाकी जो है वो लेफ्ट कर सकते हैं।